नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में हम इसे कहते हैं NPO। ये जो NPO बनाए जाते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है समाज को सेवा देना। ये हेल्थ पर्पस के लिए हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, पब्लिक सर्विस के लिए हो सकते हैं, किसी भी काम के लिए हो सकते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है प्रॉफिट ना कमाना। अब ये प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते और काम भी करना चाहते हैं, तो एक तरीके की सोशल सर्विस लाइक समाज के लिए काम करना। अब कोई भी काम समाज के लिए किया जाता है तो उसको चलाने के लिए खर्चों की ज़रूरत होगी। उन खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ इनकम्स भी चाहिए। अब ये से पैसा कहाँ से मिलता है? इसको पैसा देते हैं इसके मेंबर्स, जिन्होंने इसकी मेंबरशिप ले रखी है, या फिर ट्रस्टीज़ जो इसे चला रहे हैं। जो मेंबर्स होते हैं ये मंथली बेस पर, एनुअली बेसिस पर एक अमाउंट पे करते हैं, जिसे कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। इस चैप्टर में ये बहुत ख़ास है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये चैप्टर लगभग काफ़ी हद तक बच्चों को जहाँ दिक्कत आती है वो है सब्सक्रिप्शन। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छे से कैलकुलेट हो जाए तो बाकी का चीज़ें आराम से हो जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि NPO की इनकम सोर्स कौन कौन से होते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। NPO के जो इनकम सोर्स होते हैं उसमें सबसे पहले आता है डोनेशन। लाइक किसी ने अपनी मर्ज़ी से पैसा दे दिया, वो मेंबर नहीं है। अगर मेंबर है तो भी वो डोनेशन दे सकता है। मेंबर दो तरीके की होती है, स्पेशल या स्पेसिफिक, और दूसरी डोनेशन होती है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस डोनेशन कहीं भी यूज़ करिए, आपको पैसा मिला, आपकी मर्ज़ी है, आप इसे जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन किसी पर्टिकुलर काम के लिए दी जाती है, और आपको जिस काम के लिए डोनेशन दी गई है इसका इस्तेमाल सिर्फ वहीं हो सकता है, इसके अलावा कहीं और नहीं। जैसे आपसे कहा गया कि हम आपको 1 लाख रुपए डोनेट कर रहे हैं, इन पैसों से आप बिल्डिंग बनवाइएगा, तो वो पैसा सिर्फ बिल्डिंग के लिए यूज़ हो सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं, तो वो हमारी स्पेसिफिक डोनेशन है। या हम कहें कि आपको 1 लाख रुपए दिया, आपका दिल चाहे जहाँ यूज़ करिए, या हमने कोई पर्पस नहीं बताया, तो वो कहलाएगी जनरल पर्पस डोनेशन, जिसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन में देखें एक और एग्जांपल, जैसे आपको पैसे मिले और आपसे कहा कि इन पैसों से आप बच्चों को बुक्स बांटिए, तो आप उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ बुक्स बांटने में कर सकते हैं बच्चों को, इसके अलावा उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और नहीं हो सकता। तो इस पैसे का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कर भी नहीं सकते, तो ये आपके लिए एक इनकम नहीं है, ये आपके लिए होती है एक लायबिलिटी। यानी NPO के लिए आपसे मतलब है लायबिलिटी। NPO के लिए हमेशा लायबिलिटी होगी, और जो जनरल पर्पस डोनेशन है वो NPO के लिए इनकम है, क्योंकि उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है तो उसका यूज़ कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम के सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले इनकम हमने बात करी डोनेशन। दूसरी इनकम है इसकी सब्सक्रिप्शन, यानी मेंबर्स जो अपनी मेंबरशिप फ़ीस देते हैं मंथली बेस पर, एनुअल बेसिस पर, डिपेंड करता है NPO पर। इसके अलावा लीगेसी, कुछ वसीयत के थ्रू पैसा दे देते हैं, अपनी वसीयत में लिख जाते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा इस अनाथ आश्रम को, या इस स्कूल को, या इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, या इस हॉस्पिटल को देना चाहते हैं, उसे कहा जाता है लीगेसी। उसके बाद आता है एंट्रेंस फ़ीस। मेंबर्स जब एडमिशन लेते हैं उस टाइम जो पैसा मिलता है एंट्रेंस फ़ीस, या कुछ अदर्स भी होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कल्चरल इवेंट कराया तो इवेंट कराने पर टिकट्स बिकी, उनसे पैसा मिला, या हेल्थ चेकअप कैंप चलाया, वहाँ पर उन्होंने कुछ छोटा सा अमाउंट रख दिया, स्मॉल अमाउंट, तो वो सब कुछ कहलाता है इनकम के पार्ट। अब इनकम तो इसकी ठीक है, यहाँ से पैसा मिला। अब इसके खर्चों की बात करते हैं। तो इसके खर्चे, इसके सभी खर्चे नॉर्मल होते हैं,
जैसे एक नॉर्मल बिजनेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, क्योंकि यहाँ पर भी तो लोग काम करते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, रेंट, कुछ इस तरीके के जनरल खर्चे जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम हर नॉर्मल बिजनेस के बारे में पढ़े होंगे। बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे। जो एक नॉर्मल बिजनेस है जो प्रॉफिट कमाना चाहता है वो अपने पास बनाता है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो गुड्स की सेल परचेज भी कर सकता है या सर्विसेज भी दे सकता है। लेकिन एनपीओ मोस्टली सर्विसेज देते हुए मिलेंगे। अब ये सर्विसेज देते हैं तो ये पीएल अकाउंट नहीं बनाते, इनके लिए बनाते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लगभग प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता जुलता है। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे एक साइड आप अपने इनकम्स को लिखते हैं और एक साइड एक्सपेंसेस को लिखते हैं, बिल्कुल वैसा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक साइड इनकम होगी और दूसरी साइड एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए आप यूज़ करते थे ट्रायल बैलेंस, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट काफ़ी हद तक कैश बुक से मिलता जुलता है। एक साइड में होती है रिसिप्ट, जो भी आपने पैसा रिसीव करा है, और एक साइड में होती है आपकी पेमेंट्स, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो। जैसा आप 11th क्लास में कैश बुक में देखते थे कि एक साइड पैसा आ रहा है तो आप उसे कैश के डेबिट में लिखते थे और पैसा जा रहा है तो कैश बुक के क्रेडिट में। कुछ ऐसा ही है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ एनपीओ का बेसिक। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। ये चैप्टर टोटल 10 मार्क्स का आता है बोर्ड में। अब 10 मार्क्स में क्या क्या मिलता है? सबसे पहले एक क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर बेस्ड, आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को, और साथ में बैलेंस शीट। नंबर 2, आपसे कंजप्शन कैलकुलेट करने को आ सकता है कि आपने रॉ मटेरियल की कितनी कंजप्शन कर ली। नंबर 3, मे बी सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने को आ जाए, जिसके लिए हम एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीखेंगे। नंबर 4, फंड बेस अकाउंटिंग, यानी किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपको कोई पैसा मिला था, आपने यूज़ करा, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। इसके अलावा 1 मार्कर में छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर में। 99% चांस है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया जाए, वहीं 1% चांस है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को दे दिया जाए। बहुत कम चांस है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया जाए। चलिए जो भी होता है सभी कुछ देखेंगे इसके अंदर। शुरुआत करते हैं एक छोटे से टॉपिक की, कंजप्शन। खास टॉपिक है ये, हमारे 3 मार्क्स में बनते हैं। ये एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में, और ये यहाँ से 1 मार्क का टोटल हो गया 10 नंबर का ये चैप्टर। ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड है तो इसमें से थ्योरी बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें से थ्योरी आए, तो आपके पास काफ़ी हद तक इसमें प्रैक्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे। बात करते हैं इस कंजप्शन की। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 3 नंबर में आ सकता है। इसके अलावा जो एक बड़ा क्वेश्चन आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वहाँ पर भी इसके साथ इसका क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एक छोटी सी एडजस्टमेंट दी जाए, जिसमें आपको इसकी कंजप्शन कैलकुलेट करनी हो। नोट करना है। चलिए बात करते हैं अब कंजप्शन की। कंजप्शन कैसे कैलकुलेट होती है? कंजप्शन का मतलब है किसी भी मटेरियल को हमने कितना यूज़ कर लिया। अगर हम एक एग्जांपल लें तो जैसे आपके घर में 10 कोल्ड ड्रिंक की बोतल पहले से रखी हुई थी, तो आपके घर में अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स रखी हुई हैं तो उन्हें आपने यूज़ नहीं करा, वो आपके लिए एसेट है। यानी अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2019 को आपके घर में 1000 रुपीज़ की कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, तो जो 1000 रुपये की कोल्ड ड्रिंक आपके घर पर पहले से है पहले दिन, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, कोई एक्सपेंस नहीं है, ये आपकी एसेट है पहले दिन की। आपने ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में परचेज़ करी 20,000 की। परचेज़ से मतलब है मेरा कैश परचेज़ हो वो और चाहे क्रेडिट परचेज़ हो, कोई सी भी परचेज़ हो। आप 20,000 की कोल्ड ड्रिंक और ख़रीद लेते हो। अब 1000 रुपये की पहले से कोल्ड ड्रिंक है, 20,000 की आपने और बाय कर ली, तो आपके पास टोटल कोल्ड ड्रिंक हो जानी चाहिए 21,000 की, जिसमें से कि एंड में आखिरी दिन आपके पास 3,000 रुपये की कोल्ड ड्रिंक बच गई। तो जो बच गई वो तो आपने यूज़ की नहीं। अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ तो जी 1000 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पहले से थी, 20,000 की मैं ख़रीद के लाया तो 21,000 की होनी चाहिए।
और 3,000 की मेरे पास बची हुई है, यानी सीधी सी बात है कि 18,000 रुपये की कोल्ड ड्रिंक मैं यूज़ कर चुका हूँ। अगर मैं 18,000 की कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर चुका हूँ तो ये कहलाएगा मेरे लिए एक्सपेंस। इसे हम बुक करेंगे एज ए एक्सपेंस। चलिए इसमें कुछ नई बातें जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि हमने 18,000 की कोल्ड ड्रिंक में से 2,000 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पड़ोसी को भी दे दी, जिसकी कॉस्ट वैल्यू थी 2,000 पर हमने पड़ोसी को दी 3,000 में, 1,000 रुपये का प्रॉफिट लेकर। अगर हम अपनी कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो हमने तो अपने स्टॉक में से 2,000 वाली कोल्ड ड्रिंक दी है, तो हमने कंज्यूम करी 16,000 की कोल्ड ड्रिंक। हालांकि वो 2,000 वाली कोल्ड ड्रिंक हमने उसे 3,000 में बेची, 1,000 का प्रॉफिट कमाया। वो प्रॉफिट हमारी कंजम्पशन से रिलेटेड नहीं है, कंज्यूम तो हमने 16 ही किया। 1,000 का जो प्रॉफिट है वो हमारे लिए एक इनकम है, अलग सेपरेट इनकम है। अगर कंजम्पशन की बात करी जाए तो कंज्यूम मैं कहूँगा मैंने कंजम्पशन की है 16,000 रुपये की कोल्ड ड्रिंक। ये कहलाएगा मेरे लिए करंट ईयर में एक्सपेंस। चलिए इसका एक फॉर्मेट देखते हैं, फिर फॉर्मेट पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। जब भी आपको परचेज गिवन हो, आपको इसमें दो चीज़ें गिवन हो सकती हैं, या तो परचेज या पेमेंट मेड। अगर परचेज गिवन है तो आपके पास छोटा सा फॉर्मेट है। सबसे पहले आप लोगे ओपनिंग स्टॉक, जो भी उस मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, इस वैल्यू के अंदर ऐड करोगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर। इस परचेज के अंदर दोनों परचेज इंक्लूड होंगी, कैश परचेज भी और क्रेडिट परचेज भी। इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो आपके पास बच गया। सॉल्व करके आपके पास एक वैल्यू आती है। अगर आपने कुछ इसमें से सेल कर दिया तो लेस करेंगे उसमें से सेल, लेकिन यहाँ पर यूज़ की जाएगी कॉस्ट वैल्यू, नॉट सेलिंग प्राइस। जो भी कैलकुलेट होके आता है वो आपके लिए कहलाएगा कंजप्शन। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास रेफरेंस बुक है TS ग्रेवाल, चैप्टर नंबर 1, और इसका एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नहीं, अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 21, जहाँ पर मेडिसिन्स की बात हो रही है। और अगर आपके बुक्स में क्वेश्चन नंबर अलग है तो देखिएगा, मेडिसिन कंज्यूम्ड का आंसर है 61,11,800। चलिए इसकी बात करते हैं। उन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी हमने कितनी मेडिसिन यूज़ कर ली जिन्हें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। फिगर्स गिवन है, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर यानी पहले दिन जो भी आपके ऊपर दवाइयों से रिलेटेड उधार थी वो क्लोजिंग क्रेडिटर। देन उसके बाद गिवन है मेडिसिन परचेज्ड। अब उन्होंने परचेज कह दिया तो इस परचेज के अंदर तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों ही आ गए। अगर क्रेडिट परचेज इसके अंदर इंक्लूड है तो मुझे क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उधार में जो भी ख़रीदा गया वो इसके अंदर पहले से इंक्लूड है। तो हम यहाँ पर क्रेडिटर्स को इग्नोर करेंगे, यानी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक जो है 1,75,750। बात करेंगे परचेज जो है 60,80,700, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो है 144,650। ये हमारा माइनस, सॉल्व कराते हैं, वैल्यू 61,11,800। ये हमारी कंजप्शन है, क्योंकि सेल से रिलेटेड यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? अगर आपको परचेज गिवन है तो आपका सिर्फ इतनी सी बात है। बढ़ते हैं आगे। अगर परचेज की जगह आपको बता दिया जाए कि साल के दौरान आपने पेमेंट इतने की करी है, कितने का ख़रीदा ये नहीं बता, पर पेमेंट आपको बता दी जाए। अगर आपको पेमेंट बताई गई है तो एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं पहले, उसके बाद फिर हम पेमेंट वाला फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। ये है हमारा करंट ईयर जिसके लिए हम अकाउंटिंग करने वाले हैं। अगर आपके पास यहाँ पर कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ तो आप यहाँ पे गुड्स खरीद चुके हो या सर्विसेज ले चुके हो। अगर आप गुड्स खरीद चुके हो, सर्विसेज ले चुके हो, तो ये पुराना पैसा होगा। अगर ये पुराना पैसा है तो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं हो सकता। यानी अगर कुछ अमाउंट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो वो करंट ईयर के लिए नहीं है, तो मुझे करंट ईयर की पेमेंट में से ऐसे हटा देना चाहिए।
लेकिन अगर यहाँ आखिरी दिन कुछ आउटस्टैंडिंग है तो मुझे उसकी पेमेंट करनी है। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है तो इसका इस्तेमाल मैंने करंट ईयर में किया होगा, और अगर करंट ईयर में किया गया होगा तो ये मेरा करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस है। इसी तरह अगर मैंने कोई फर्स्ट डे एडवांस दे रखा है तो मेरा फ्यूचर के लिए होगा। फर्स्ट डे एडवांस है फ्यूचर के लिए, मतलब करंट ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए तो मुझे इंक्लूड करना होगा। इसी तरह लास्ट डे अगर कुछ एडवांस है तो फ्यूचर के लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए, मेरा करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए सबट्रैक्ट करना होगा। पूरे चैप्टर में इस टाइमलाइन का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये सैलरी, ये एक्सपेंस या कंजप्शन, सब्सक्रिप्शन सभी में काम आएगी। पहले दिन अगर आपको किसी का पैसा देना है तो इसका मतलब आप सर्विस ले चुके हो जो आप पहले ले चुके हो, तो करंट ईयर का नहीं है। और आखिरी दिन अगर कोई पेमेंट करनी है तो वो हमारी करंट ईयर से रिलेटेड होगी। सेम एडवांस, अगर फर्स्ट डे हमें कोई एडवांस देना है तो हमारा फ्यूचर के लिए होगा, और लास्ट डे अगर कोई एडवांस है तो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए, जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं। इसके कंजप्शन कैलकुलेट करने की बात करूँ तो शुरुआत करते हैं ओपनिंग स्टॉक से, जो भी आपके पास पहले से था। ऐड करते हैं इसमें पेमेंट मेड टू सप्लायर या कैश परचेज, कुछ भी हो सकता है, और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद अगर हमें पहले दिन किसी का पैसा देना है तो वो हमारा लास्ट ईयर का रहा होगा, तो लेस कर देते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या ओपनिंग क्रेडिटर्स। लेकिन अगर वहीं आखिरी दिन किसी का पैसा देना है तो वो हमारा करंट ईयर से रिलेटेड होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अगर हमने फर्स्ट डे किसी को एडवांस दिया है, अगर हम किसी को फर्स्ट डे एडवांस दे रहे हैं तो वो हमारा करंट ईयर से रिलेटेड होगा। और अगर लास्ट डे हमारा कुछ एडवांस है तो हमारा करंट ईयर का नहीं हो सकता, इसलिए इसे इस डाटा में से हटा देते हैं। अब वही, अगर हमने इसमें से कुछ गुड्स सेल कर दी तो उसे भी हटाना होगा, क्योंकि हमने कंज्यूम नहीं करी, लेस सेल। लेकिन यहाँ पर भी यूज़ की जाएगी कॉस्ट वैल्यू। ये कहलाएगा हमारे लिए कंजप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास बुक है टी.एस. ग्रेवाल 12th क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं टी.एस. ग्रेवाल का। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी बात, आपको इन डाटा में से जो जो फिगर्स गिवन हो उन्हीं का यूज़ करिए। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस में ओपनिंग स्टॉक गिवन हो, पेमेंट गिवन हो, क्लोजिंग गिवन हो, ओपनिंग क्रेडिटर गिवन हो, क्लोजिंग क्रेडिटर ना गिवन हो, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है, या क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन हो, ओपनिंग कोई क्रेडिटर ही नहीं है। तो जो हैं उन्हें यूज़ करिए, जो नहीं है उनकी वैल्यू 0, इग्नोर करिए उन्हें। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 का, टी.एस. ग्रेवाल पेज नंबर 1.61, क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले लाइन है स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान हमने बुक वैल्यू 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल 56,000 में सेल कर दिया। 50,000 वाली वैल्यू हमने 56,000 में बेच दी। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट तो मेरे लिए इसकी 50,000 ही है, तो मुझे यहाँ पे बात करनी चाहिए 50,000। ये वैल्यू मुझे गिवन है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स को टोटल कितनी पेमेंट करी गई, कैश परचेज। अब मैंने क्रेडिटर को पैसा दिया या कैश में ख़रीदा, पेमेंट तो टोटल करी है, यानी मुझे टोटल पेमेंट गिवन है 1,31,000। इससे आगे बढ़ें तो स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 17, स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018, यानी 2017 मेरा पहला दिन है और 2018 मेरा लास्ट दिन है। ओपनिंग स्टॉक इसका हिसाब से बनता है 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक बनता है 55,000। ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 55,000। 131 सॉल्व करके आता है 126। चलिए बाकी डाटा की बात करते हैं। तो ओपनिंग सबसे पहली लाइन में गिवन था सेल, जिसे मैं पुट करा चुका हूँ। दूसरे और तीसरे नंबर पर था पेमेंट मेड, कम्बिनेशन बना 131 मिलाकर 91 + 40,000। फोर्थ नंबर पर था स्पोर्ट्स मटेरियल यानी ओपनिंग स्टॉक, जिसे लिख चुके हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिख चुके हैं।
क्रेडिटर्स की बात करें तो 2017 को क्रेडिटर हमारे ओपनिंग क्रेडिटर कहलाएंगे और 2018 के क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर कहलाएंगे। ओपनिंग क्रेडिटर है हमारे पास 37,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर है हमारे पास 45,000। इनको अगर हम सॉल्व करें तो बनता है 134 माइनस 50,000 सॉल्व करके 84,000 जो है हमारा कंजप्शन। ये तो आपको सीधा सीधा डाटा गिवन था। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दिया हो, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दिया गया तो आप उसे ध्यान से देखिए। अगर पहले दिन की बैलेंस शीट है तो आपको वहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल मिल जाएगा पहले दिन का, यानी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स मिल जाएंगे और मे बी ओपनिंग एडवांस मिल जाए। लेकिन अगर आखिरी दिन की बैलेंस शीट है तो वहाँ पे आपको क्लोजिंग डाटा मिल जाएगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ही मिलेगी। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स हो सकता है या पेमेंट मेड के साथ कैश परचेज दे सकते हैं। तो ये है आपका छोटा सा टॉपिक 3 मार्क्स के लिए, तो इसे कवर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।